हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज की विशेष बात करें तो आज हम जैसे एक संदर्भ पे चर्चा करने वाले हैं, वो आप भी जानते हैं, राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करता हुआ सबसे महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंतर्गत हम विशेषतः चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके राज्य स्तर परीक्षाओं में, खास करके उत्तर प्रदेश राज्य के क्रम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्रम की शुरुआत अब आपकी हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं, इस सेशन के भागीदार बने, ताकि रोज की तरीके से इस अनवरत चलने वाले सेशन की शुरुआत यहीं से की जा सके। इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशाल अच्छी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त रहे ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप अचीव करते रहें। इसे बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जहां पे प्रमुख रूप से एक एक पहलुओं, एक एक बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में पल्लवी सिंह ने मिस यूनिवर्स, क्या नाम है, पल्लवी सिंह की जब बात की तो पल्लवी सिंह एक महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता। और इनकी जब बात की तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक जिले से है? आजमगढ़ से, कानपुर से, सिद्धार्थनगर से, या फिर आपके गोंडा से? क्या नाम है? मिस यूनिवर्स डिवाइन। हमने इनके बारे में चर्चा भी किया था, पल्लवी सिंह के बारे में, और ये काफी महत्वपूर्ण इस कारण से हो जाती हैं क्योंकि ये जो प्रतियोगिता हुई थी वह कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया का संदर्भ होता है वहां पे ये आयोजित हुआ, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां पे ये जो आपका आयोजित किया गया, डिवाइन मतलब होता है दिव्य, मतलब पूरे पृथ्वी पर इनसे ज्यादा दिव्य कोई नहीं है। पल्लवी सिंह खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के किस एक लोकेशन, किस एक जिले से संबंधित होती हैं? आजमगढ़ से, कानपुर से, सिद्धार्थनगर से, या फिर आपके गोंडा से? क्लियर? किसकी बात की जा रही है? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह की जब बात करते हैं तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में कह सकते हो पहला पदक जीता, अर्थात मिस यूनिवर्स डिवाइन, मतलब पूरे धरा पर, पूरे इस यूनिवर्स की जब बात की जाए तो इस पूरे धरा पर इनसे ज्यादा दिव्य कोई नहीं है। तो इस दिव्य महिला की जब बात करते हैं तो ये संयोग से हमारे यूपी के कानपुर की धरती से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कानपुर की धरती से संबंधित है मिस 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 यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। कानपुर के बारे में ये खासा ध्यान रखिएगा। नवाब की जब बात करें तो आपने सुना भी होगा, यहां से खास करके नाना साहब, तो नाना साहब का संबंध आपके कानपुर से ही संबंधित हो जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने तात्या टोपे का नाम सुना होगा, तो तात्या टोपे भी आपके कानपुर से संबंधित हो जाते हैं। हालांकि कानपुर की जब बात करें तो यहाँ पे आपने एक पार्क सुना होगा, किसके रूप में? एलन फॉरेस्ट के रूप में। किसकी? एलन फॉरेस्ट की जब बात की तो एलन फॉरेस्ट आपने सुना होगा। हालांकि अभी राज्य सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करते नाना साहब के नाम पे कर दिया है। खासा आपने सुना भी होगा 1925 के, जब हम किसकी बात करते हैं, सरोजनी नायडू के संदर्भ में, तो 1925 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था वह कानपुर में ही हुआ था। और यहाँ पे सरोजनी नायडू की जब बात की तो यह अध्यक्ष बनी थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास में ही आपने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के बारे में सुना होगा। HRA की जब बात करें तो HRA का जो पहली बार कह सकते हो सन 1924 में गठन हुआ तो यह कानपुर में ही किया गया था। हालांकि बाद में इसका जो कार्यालय बनाया गया, कार्यालय की जब बात की तो कार्यालय कहाँ बनाया गया, तो कार्यालय या मुख्यालय जो बनाया गया था वह आपके कहाँ पे, तो यह आगरा में बनाया गया था। कहाँ? आगरा में बनाया गया था। कानपुर का नाम एक कारण से और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पे आप जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से क्या है, एक आपका विश्वविद्यालय दिख मिलता है। और इसने पहली बार क्या किया था, कर्म कांड को लेकर के जो शिक्षा वगैरह की बात की जाती है, तो कर्म कांड पे डिग्री वगैरह देने की बात इसके द्वारा चालू की गई थी। और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना होगा, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे हमारे प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो भी आपको यहीं पर देख मिलता है। कानपुर को खास करके उत्तर भारत के संदर्भ में, इसको भारत के क्रम में उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, और आज यूपी के संदर्भ में इसको यूपी की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, अभी केंद्र सरकार के द्वारा पहला महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की क्या की गई है, यहां से आपकी आधारशिला वगैरह रखी गई है। तो महिलाओं के लिए पहला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आपके
यहीं पर आपको देखने मिलता है। और कानपुर में ही ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो कृत्रिम अंग बनते हैं, कृत्रिम अंग मतलब जो नकली अंग होते हैं, तो ये नकली अंग बनाने की फैक्ट्री भी क्या है, आपके इसी कानपुर में ही देखने को मिलती है। ठीक है, कानपुर विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक शोध संस्थान है, दलहन शोध संस्थान। और इसके अलावा अगर यहीं पर बात करें तो चीनी शोध संस्थान प्रमुख रूप से आपको देखने मिलता है। कई बार हमने चर्चा भी किया है कि भीतर गांव का मंदिर, किसका, भीतर गांव के मंदिर की जब बात करी तो ये मंदिर काफी मशहूर हो जाता है, क्योंकि ये शुद्ध ईंटों से बनाया गया है, अर्थात टेराकोटा के संबंध में इसका नाम देख मिलता है। जेके मंदिर की जब बात करें तो जेके मंदिर का भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पड़ता है। और जेके ही संदर्भ में देखा जाए तो जेके कैंसर अस्पताल आपने यहीं पर सुना होगा। ठीक है, तो जेके कैंसर अस्पताल की जब बात करें तो यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने संदर्भ में आज प्रदेश के क्रम में कह सकते हो कि एक्सप्रेसवे बनाने वाला ये पहला राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में कितना एक्सप्रेसवे बनाने वाला एक पहला राज्य हो चुका है। अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप भी जानते हैं कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे की जब बात करें, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे आज हमारे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर लंबाई है और ये हमारे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अभी आपने सुना होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात की तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये भी हमारे प्रदेश को खास करके बुंदेलखंड को कनेक्ट कर रहा है, तो ये एक एक्सप्रेसवे हो जाता है। फिर अगर जो यहीं पर देखा जाए तो एक आपने सुना होगा किसके बारे में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आपका काफी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हो जाता है। हालांकि पूर्वांचल तो अभी काफी चर्चा में था, क्योंकि बारिश हुई तो गड्ढे की तरीके से, मतलब एक रोड जो होती है 15 फीट जमीन में घुस गई, कई सारे लोग कार से जा रहे थे तो उसी में गिर पड़े। ठीक है, पूर्वांचल के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की जब बात करें तो ये भी आपको पूर्वांचल से कनेक्ट कर रही है गोरखपुर को, लगभग 91 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक आपने और सुना होगा किसके बारे में, जब हम ताज एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं। ताज एक्सप्रेसवे हालांकि आज अब इसका नाम बदल करके यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। तो ये भी आप जानते हैं जो क्या करती है, नोएडा को आपके आगरा से कनेक्ट करती है। और एक आपका क्या हो जाता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो जाता है। क्या, आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करता हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो जाता है। तो ये वर्तमान में क्या है, ये चलित अवस्था में है। ये जो एक्सप्रेसवे हैं 6 की जब बात करें तो ये 6 एक्सप्रेसवे अभी वर्तमान करंट कंडीशन चलती अवस्था में है। अभी 7 और क्या किए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 7 आपके नए बनाए जा रहे हैं। हालांकि समय रहते इनको बना लिया जाएगा। और इस आधार पर अगर जो बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश में ये 7 और ये 6 कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 13 एक्सप्रेसवे। कितने, 13 एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला आज यूपी क्या हो गया है, पहला राज्य हो गया है। अच्छा, यूपी की जब बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा, खास करके राजमार्गों की दृष्टिकोण की जब लंबाई की बात करते हैं तो इस मामले में ध्यान रखिएगा यूपी क्या हो जाता है, पहला स्थान है। और यहीं पर अगर हम आपातकाल की बात करें, किसके, आपातकाल के लैंडिंग की जब बात करें तो आपातकाल लैंडिंग के मामले में भी क्या हो जाता है, हमारे 2 एक्सप्रेसवे तैयार किए गए। एक आपने सुना होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब इसको उद्घाटित किया गया था तो सुल्तानपुर में एक हवाई पट्टी बनाई गई। और इसके अलावा देखा जाए तो एक जो आपका ताज एक्सप्रेसवे है, अगर इसकी बात की जाए तो इस पे भी क्या है, आपके ऐसे कह सकते हो कि एक्सप्रेसवे पे आपातकाल लैंडिंग कराई जा सकती है। हालांकि इसके अलावा अभी आपने पूर्वांचल के अलावा ये जो गंगा एक्सप्रेसवे सुना होगा, तो गंगा एक्सप्रेसवे भी आपकी एक हवाई पट्टी डेवलप की जाएगी शाहजहांपुर के लगभग में। ठीक है, तो आपातकालीन हवाई पट्टी को डेवलप करने के मामले में भी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, क्योंकि इसके 2 एक्सप्रेसवे ऑलरेडी इस तरीके से डेवलप किए जा चुके हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, क्या है, दिल्ली से जो आपका मेरठ एक्सप्रेसवे है, इस पे क्या किया गया है, हेलीकॉप्टर टैक्सी को तैनात किया गया है। क्या है, हेलीकॉप्टर की जब बात की तो हेलीकॉप्टर टैक्सी को भी तैनात किया गया है। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई दुर्घटना से संबंधित कंडीशन में आपको क्या होगा, तुरंत फोन करेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि जो आपका वो लास्ट मोमेंट होता है एक्सीडेंट के बाद, अगर उसको तत्कालिक मेडिकल सहायता मिल जाए तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर जो उसे लास्ट मोमेंट पे कैसे कहीं कह सकते हो कि जो गोल्डन हावर जिसे बोला जाता है, अगर उसमें उसे चिकित्सीय सहायता नहीं मिलती है तो अंततः हमने देखा है कि व्यक्ति की डेथ वगैरह भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर टैक्सी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश में आयात की जब बात की तो आयात के लिए
आज सरकार ने कितने उत्पाद तैयार करने का निर्णय लिया है। क्या करा है, आयात के संदर्भ में सरकार ने कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको निर्यात करने का निर्णय लिया है। एक्चुअली अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे दो चीजें प्रमुख रूप से होती हैं, एक होती है आयात और एक होती है निर्यात। सीन क्या होता है, निर्यात मतलब निकालना, सीधी सी बात, हम इसे याद किए थे, निर्यात मतलब निकालना। किसे निकालेंगे, जो चीज हमारे यहाँ पे भारी भरकम मात्रा में उगाई जाएगी, जैसे आलू हो गया, गेहूं हो गया, फल हो गए, आम हो गए, तो इनको हम क्या करते हैं, अपने प्रदेश से भेजते हैं, अर्थात इसको एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि इंपोर्ट की जब बात करते हैं, आयात मतलब आना, मतलब जिसको हम अपने यहाँ पे खरीद के मंगाते हैं। जैसे खाद की बात करें, फर्टिलाइजर हो गया, इवन पेट्रोलियम की बात करें, जो सोना वगैरह होता है, कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे दाल वगैरह की जब बात करें, तो इसको हम आयात करते हैं। तो एक्चुअली सीन क्या है कि अब हमारे प्रदेश में बहुत सारी चीजें तो उत्पादित की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक शहर है पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद, बखूबी आप जानते हैं। लेकिन क्या आपने सुना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं जो पीतल से संबंधित कोई खनिज पाया जाता है? नहीं पाया जाता भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बाहर से कहीं से खनिज मंगाते हैं, पीतल के जो चद्दर होती हैं उसको मंगाते हैं, और फिर क्या किया जाता है, उसको बर्तन, मोती और विभिन्न प्रकार के रूप दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसे उद्योग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वही संदर्भ कह रहा है कि आज सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उनको आयात करने का निर्णय लिया है। तो कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको आयात किया जाएगा, खासा ध्यान रखिएगा, 95 ऐसे उत्पाद हैं। कितने? 95 ऐसे उत्पाद हैं जिनको सरकार क्या करेगी, आयात करेगी। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की जब बात की जाए तो पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये जो सीन क्रिएट होता है ना, वह इस आधार पर क्रिएट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो विभिन्न प्रकार की वीरता से संबंधित कार्य करते हैं, और जब वीरता से संबंधित कार्य करते हैं, अदम्य साहस को दर्शाते हुए, तो समय समय पर राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पुरस्कृत करता है। हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा पुलिस दिवस के रूप में, तो उसी पुलिस दिवस के अवसर पे क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति माध्यम क्या किया गया, इनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया। आज देश के संबंध में राष्ट्रपति के बारे में आप भी जानते हैं, क्या नाम होता है, द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम होता है, द्रौपदी मुर्मू की जब बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया, यह पुरस्कार वगैरह दिया गया। खासा देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश के संदर्भ में कह सकते हो कि दूसरी राष्ट्रपति हैं, और महिला की जब बात की जाए तो महिला के रूप में ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें पहली आदिवासी महिला, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहली आदिवासी महिला जो कि क्या हुई हैं, आज देश के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को प्राप्त हुई हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी 78 पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं उत्तर प्रदेश के जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तो पुलिस पदक की जब बात की तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो पुलिस पदक दिया गया वह 78 आपके पुलिसकर्मियों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पर डाबर का मुख्यालय खोला गया है? किसका? डाबर का मुख्यालय। एक्चुअली ये डाबर काफी चर्चा में इस कारण से था क्योंकि डाबर के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे, डाबर की च्यवनप्राश, डाबर के जो टूथपेस्ट आते हैं, इवन डाबर की जब बात की जाए तो डाबर का हाजमोला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विभिन्न प्रकार की ये डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो डाबर कंपनी अभी इस कारण से चर्चा में आई क्योंकि इसके यहाँ पर क्या किया गया, जो अब एक चीज आप जानते भी होंगे कि कोई भी अगर जो कंपनी है तो विभिन्न पदार्थों को जो उत्पादित करती है तो उसकी पैकेजिंग करती है, प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट बना के या बोतल बना के फिर उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। अब डाबर की जो संकल्पना है वो थोड़ा सा इस कारण से चर्चा में आई क्योंकि डाबर विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तो बनाता है, लेकिन बनाने के क्रम में जब उसे पैकेट करता है तो अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे प्लास्टिक धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, और खास करके जो 0.5 mm वाली प्लास्टिक है उसको तो पूरी तरीके से 1 जुलाई से ही आपका बैन कर दिया गया है। तो उसी क्रम में इसने ये निर्णय लिया है कि हमारी कंपनी के द्वारा जितने प्लास्टिक यूज किए जाते हैं हम उनको दोबारा फेंकेंगे नहीं बल्कि उनको रिसाइकिल करेंगे। अर्थात हमारे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यही पेन है, मान लेते हैं ये टूट गया तो हमने क्या किया, दीवार में लगा दिया, खूंटी का इस्तेमाल हो गया, सीधी सी बात। तो हम इसको फेंक के ना बल्कि उसका इस्तेमाल करेंगे, अर्थात इसको बार बार रिसाइकिल करेंगे तो हमें नई प्लास्टिक की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अर्थात कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया, प्लास्टिक तटस्थ कंपनी बन गया। मतलब इससे
इस कंपनी से प्लास्टिक के जो खराब आइटम हैं वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बल्कि उनको रिसाइकिल करते हुए फिर से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो इसी कारण से ये पूरी तरीके से चर्चा में आया था, क्योंकि इसने कहा था कि हम अपनी जितनी प्लास्टिक है 100% पुरानी प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हुए फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। आज अगर जो इसके मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद की जब बात की तो गाजियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा। नोएडा की जब बात की तो नोएडा इसका मुख्यालय हो जाता है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हिंडन से याद आया, यहाँ पे आपको हिंडन एयरपोर्ट भी देख मिलता है। क्या? हिंडन एयरपोर्ट की जब बात की तो हिंडन एयरपोर्ट भी आपको मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो यूं कह सकते हैं कि यूपी का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दिल्ली से जाता है यूपी में तो ये गाजियाबाद से ही होकर जाता है, तो इस कारण से यूपी का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? छोटी दिल्ली का भी नाम देते हैं। क्या? छोटी दिल्ली का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी दिल्ली इस कारण से क्योंकि दिल्ली की ज्यादा पॉपुलेशन गाजियाबाद में निवास करती है। खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों की जब बात की जाए तो रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं? बड़े स्तर पे आपके बनाए जाते हैं। तो रेडीमेड कपड़े से जिले की क्या होती है? सबसे टॉप लेवल की पहचान हो जाती है। क्लियर? चलेगा। उत्तर प्रदेश के किस एक देश की तर्ज पर पहली बार एक नाइट सफारी पार्क आपके लखनऊ में बनाए जाने की घोषणा की गई है? क्या है? नाइट सफारी पार्क। खासा ध्यान रखिएगा, ये देश की पहली है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये देश की पहली है। अच्छा, देश में हम कह सकते हैं कि दिन वाले सफारी पार्क अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, दिन में कई सारे सफारी पार्क आपके अवेलेबल हैं। खास करके अगर जिनकी बात की जाए तो इनकी संख्या 7 होती है, और उनमें से भी एक यूपी में आपका स्थापित है। यूपी में आपने सुना होगा इटावा का नाम, तो इटावा में एक आपको मिलता है जिसका नाम है लायन सफारी पार्क। क्या नाम है? लायन सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये इटावा में स्थापित किया गया है। खास करके इंग्लैंड में एक पार्क था लॉन्गलीट पार्क। क्या नाम था? लॉन्गलीट पार्क के नाम पे एक पार्क है इंग्लैंड में, तो उसी को आधार मानते हुए क्या किया गया है, आज हमारे यूपी में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, हमारे यूपी में इसकी स्थापना की गई है। हालांकि इसी के साथ अब सरकार ने इसमें क्या क्या जोड़ दिया है, तो इसमें हाथी सफारी पार्क भी जोड़ दिया है। हाथी सफारी पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो इसी में भालू सफारी पार्क भी आपका जोड़ दिया है। और भालू के अलावा हिरन वगैरह की जब बात की तो ये भी आपके इसमें घूम सकेंगे, तो ये पार्क भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा आज ही हमारे प्रदेश में एक काऊ सफारी पार्क भी स्थापित है। काऊ सफारी पार्क की जब बात की तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपके उरई में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? उरई की जब बात करें, उरई जालौन में, तो वहां पे इसकी स्थापना की जा रही है। काऊ सफारी पार्क के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो एक आपने डॉल्फिन सफारी पार्क के बारे में सुना होगा। हालांकि डॉल्फिन सफारी पार्क जो है वह अभी चर्चा में काफी था, लेकिन अब ये स्थापित कहाँ होगा ये भी निर्णय नहीं लिया गया। हाँ, ये कोशिश है कि बेस्ट यूपी में स्थापित होगा। लेकिन डॉल्फिन के बारे में एक प्रजनन केंद्र जरूर ध्यान रखिएगा कि ये प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये मेरठ में स्थापित किया गया है। देश का पहला केंद्र है जो कि आपके मेरठ में स्थापित किया गया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा एक गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और गौ अभ्यारण्य की जब बात की तो ये कहाँ स्थापित है, तो ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। कहाँ? मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काऊ सफारी पार्क उरई में और गौ अभ्यारण्य आपके मिर्जापुर में आपका स्थापित किया गया। क्योंकि जानवरों की बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने कछुआ अभ्यारण्य के बारे में सुना होगा। कछुआ अभ्यारण्य, तो ये यूपी में कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके बनारस में देखने मिलता है। कहाँ? बनारस की जब बात की तो बनारस में कछुआ अभ्यारण्य प्रमुख रूप से स्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे ही प्रदेश में आपने कई बार सुना होगा गिद्ध संरक्षण केंद्र, या जिसको हम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहते हैं, तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये फरिंदा में पड़ता है। फरिंदा महाराजगंज की जब बात करें तो वहां पे गिद्ध प्रजनन केंद्र आपको देख मिलता है। क्योंकि जानवरों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे ही प्रदेश में घड़ियाल की जब बात करें तो घड़ियाल का भी एक प्रजनन केंद्र है। और इसकी जब बात की तो ये कहाँ पे, तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र आपके कुकरैल में पड़ता है, जो आपके लखनऊ में स्थित है। तो इसी लखनऊ के कुकरैल वाले लोकेशन में ही क्या होगा, ये देश का पहला नाइट सफारी पार्क भी आपका स्थापित किया जा रहा है। नाइट सफारी पार्क की संकल्पना क्या होती है, तो जनरली आप जानते हैं कि जो सफारी पार्क होता है उसमें जानवर खुले घूमते हैं और जो देखने वाले लोग होते हैं, तो ये जू के विपरीत होता है। चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में जानवर पिंजरे में बंद होता है। हम जाते हैं तो 2-4 क्या करते हैं, मिट्टी के ढेले रख लेते हैं और फिर जैसे जाते हैं तो उधर से जाके है शेर है। अब वो शेर बेचारा बहुत गुस्से में होता है, क्यों? क्योंकि अगर जो खुले में होता तो हमें बताता हाल चाल, लेकिन वो इस कारण से गुस्से में होता कि अगर जो कितना भी रोष करे
वह पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। तो 2-4 मारने पर नहीं उठता है, लेकिन एक आध बार थोड़ा सा ऊँ आँ कर देता है। फिलहाल अगर जो सफारी पार्क की बात की तो यह इसके उलट होती है। यहाँ पे क्या होता है, शेर खुले में घूमता है और हम लोग क्या होते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं। तो कभी कभी आपने सीन देखा होगा कि हम जैसे गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और ऊपर से शेर आ गया, तो वो ऊपर से दहा रहा है, हम कर ना ना चले जाने तो हम दोबारा नहीं आएंगे इस सफारी पार्क में, ठीक है। तो ये वाली संकल्पना यहाँ पे देख मिलती है। चिड़ियाघर में जहाँ जानवर बंद होता है, यहाँ अपोजिट होता है सफारी पार्क में, यहाँ जानवर खुले में घूमता है। जहाँ चिड़ियाघर में हम खुले घूमते हैं, यहाँ सफारी पार्क में चूंकि ये काफ़ी विस्तृत होता है तो इसमें हम पिंजरे वाली गाड़ियों में घूमते रहते हैं। फिलहाल अगर इसी संकल्पना की बात की तो इसी संकल्पना में ध्यान रखिएगा कि सफारी पार्क की जब बात की जा रही है तो ये किस देश के तर्ज पर, तो ये सिंगापुर के तर्ज पर। किसके? सिंगापुर में एक आपका नाइट सफारी पार्क है, उसके तर्ज पे इसको स्थापित किया जाएगा। नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो विजुअल होगी, जैसे अब जाहिर सी बात है जानवर हम कैसे रात में देख पाएंगे, तो हर जगह एलईडी लाइट लगाए जाएगी तो जानवर तो हमेशा गुफा में रहेगा, क्योंकि जानवर घूमता टहलता कब है, जब उसे एक माहौल मिलता है। तो इस कारण से बहुत चकाचौंध वाली रोशनी ना होगी, तो जैसे चंद्रमा की दुधिया रोशनी होती है, चांदनी रात टाइप का, तो उस तरीके से हल्के हल्के लाइट का एलईडी लाइट लगाया जाएगा। बड़े स्तर पे चूंकि पेड़ पौधे होंगे तो उनको रिजर्व किया जाएगा, रास्ते वगैरह को डेवलप किया जाएगा, चूंकि पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वह वहाँ पे स्थापित की जाएंगी। उनके खाने पीने का समय, उनके घूमने का, सारी चीज़ें क्या होंगी पूरी तरीके से डेवलप की जाएंगी और हर एक जानवर के लिए विशेष एक जोन होगा जिसमें वह स्वच्छंद तरीके से घूमेगा। तो ये लखनऊ में आपका स्थापित किया जा रहा है, जो कुकरैल नदी है उसी के तट पर यह आपका पूरी तरीके से बनेगा। अच्छा, जब यह स्थापित किया जाएगा तो जो लखनऊ का चिड़ियाघर है ना, वह भी इसी में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। खासा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का एक चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की बात की जा रही है। यह कहाँ पे? अच्छा, टाइगर की जब बात की तो ध्यान रखिएगा, नामीबिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ठीक है। नामीबिया की जब बात करें तो नामीबिया के बारे में आपने सुना होगा। नामीबिया जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां से अभी हमने क्या किया है, आठ चीता लाए हैं। और इन चीतों की जब बात की तो ये चीता कहाँ पे रखे गए हैं, तो ये चीतों की जब बात करें तो ये प्रमुख रूप से आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क। तो इसी कूनो नेशनल पार्क में क्या किया गया है, इनको रखा गया है। प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम चूंकि बाघों की बात करें तो ये किस योजना के अंतर्गत लाए गए, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाए गए थे। क्या हमारे यहाँ पे बाघ नहीं है, चीता नहीं है? खासा ध्यान रखिएगा। आज हमारे यहाँ पे चीतों की जब बात की जाए तो इनकी संख्या 1952 में ही क्या कर दी गई थी, विलुप्त घोषित कर दी गई थी, ठीक है। विलुप्त की जब बात की जाए तो ये घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आखिर कब चालू किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सन 1973 में। ये जो चीता के संदर्भ में कह सकते हो शेर वंशीय जानवर होते हैं, उनको द बिग कैट फैमिली को बचाने के लिए चालू किया गया था। तो जब हम बाघों की बात करें तो एक जानवर और आपको पता होना चाहिए, शेर। और शेर के संदर्भ में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पे एक शेर दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई की जब बात करते हैं तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। क्योंकि बाघों की बात की तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आज भारत में 2967 आपके बाघ होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 526 की जब बात करें तो 526 आपके मध्य प्रदेश, और इस तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ देखे मिलते हैं। खासा ध्यान रखिएगा। देश के क्रम में आपने सुना होगा, आज हमारे यहाँ पे कुल 53 क्या है, देश के टाइगर रिजर्व हैं। क्या है? देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, जिनमें 53वां की जब बात की तो ये कहाँ बनाया गया था, तो ये आप जानते हैं ये गुरु घासीदास के नाम पे बनाया गया। और गुरु घासीदास की जब बात की तो ये प्रमुख रूप से कहाँ पे, यह आपके छत्तीसगढ़ में 53वां टाइगर रिजर्व हो जाता है। 52वां कौन सा है, तो 52वां भी ध्यान रखिएगा। 52वां की जब बात की तो ये राजस्थान पे पड़ता है, रामगढ़ बिस्धारी करके। क्या नाम है? रामगढ़ बिस्धारी की जब बात की तो ये 52वां टाइगर रिजर्व है। और 53वां गुरु घासीदास है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यूपी की जब बात की तो यूपी में चौथा, तो बाकी 3 कौन है, तो बाकी 3 के बारे में आप भी जानते हैं। 3 की जब बात की तो एक आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व यह प्रमुख रूप से, एक आपका कहां पे है, तो एक आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो संयोग से आपके जो बिजनौर जिला है वहां पड़ता है। और तीसरे की जब बात की तो तीसरा आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, पीलीभीत टाइगर की जब बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के एक पुरस्कार, क्या नाम है, T+2 पुरस्कार। ये किस लिए दिया जाता है, तो एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जिसके अनुसार क्या कहा गया,
हमें यह बताया गया कि बाघों की संख्या हमें 2022 तक क्या करनी है, दूनी करनी है। सम्मेलन 2010 में हुआ था। तो संयोग से जो इससे पहले बाघों की संख्या दूना कर लेगा तो उसके टाइगर के संदर्भ में मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार दिया जाएगा। संयोग से हमारा जो पीलीभीत टाइगर है जहां पे 25 बाघ थे उसकी संख्या अब बढ़कर के 65 हो गई है, तो इस कारण से ये पुरस्कार दिया गया था। अब चूंकि हमारा एक पड़ोसी है उसका भी नाम ध्यान रखिएगा, वर्दिया टाइगर रिजर्व, जो संयोग से आपके नेपाल में पड़ता है। चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है, रोटी बेटी का संबंध है। और इसी पीलीभीत के अलावा देश का एक और अभी घोषित किया गया था, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पड़ता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की जब बात की तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत आपको देखने मिलता है। अब बात आती है चौथा कहां स्थापित किया जा रहा है, तो खासा ध्यान रखिएगा ये चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि चित्रकूट में एक आपका अभ्यारण्य है जिसका नाम है रानीपुर वन्यजीव विहार। क्या नाम है, रानीपुर वन्यजीव विहार की जब बात करें तो रानीपुर वन्यजीव विहार आज हमारे प्रदेश का क्या होगा, चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा। क्लियर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का प्रारंभ किया गया, इसका संबंध किससे है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। एक्चुअली इस योजना के बारे में हमने चर्चा भी किया था, वीडियो वगैरह के माध्यम से आपको बताया भी था कि ये जो फेलोशिप योजना है वह किससे संबंधित है। तो ये हमारे यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं और सरकार के कामकाज में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको एक तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार देगा, जिसमें 30,000 रुपये महीना क्या होगा उनको पेमेंट दिया जाएगा और 10,000 रुपया क्या होगा उनको यात्रा भत्ता, अर्थात कुल मिला के 40,000 रुपये दिए जाएंगे। परिकल्पना क्या थी इस योजना की, तो इसका मतलब यही था कि जितने भी आपके सरकार से संबंधित आपकी योजनाएं हैं तो सरकार की योजनाओं को क्या किया जाए, अलग अलग गांव में जा करके इसको विस्तारित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपके हित के लिए सरकार ने ये योजना चालू कर रखी है। और मान लेते हैं कोई एक आपका पिछड़ा ब्लॉक है या कोई ऐसा संदर्भ है, हालांकि चयनित किया गया था जो हमारे 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उन्हीं ब्लॉकों के लिए, मतलब 100 जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉकों में, तो उन 100 ब्लॉकों के लिए इसको चालू किया गया था। अब वहां पे जब ये युवा जाएंगे तो लोगों से ये भी पूछेंगे कि अच्छा आपके ब्लॉक में कोई कमी है, कोई योजना जो आपको चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसी जो आपके परिपाटी को नहीं शामिल करता है, तो लोगों की कमियों को भी जान करके क्या करेंगे, वह नई योजनाओं के बारे में थोड़ा सा एक सजेशन भी देंगे। तो इस आधार पे यह प्रमुख रूप से आपका लागू किया गया मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अब अगर जो इसकी बात की जाए तो इसका विकास से संबंधित जो एक परियोजना होती है वह किससे जुड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है अब ब्लॉक का विकास होगा तो ब्लॉक में ही गांव आते हैं तो गांव का विकास होगा, और गांव की जब बात की जाए तो गांव का जब विकास होगा तो क्या वह जिले का विकास नहीं होगा, क्योंकि लोगों तक यह सूचना पहुंचेगी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनपद विकास की जब बात की जाए तो सरकार के संबंध में जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रम को बताते हुए ये पूरे जिले का विकास करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने का एक रणनीति, एक नीति बनाई गई है। आजकल काफी चर्चा में चल रही है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। किसकी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हालांकि आज यूपी की जब बात करें तो यूपी की अर्थव्यवस्था को सरकार ने बोला है कि आने वाले दिनों में हम जल्द ही इसका एक नया लक्ष्य तय करेंगे। जैसे केंद्र सरकार ने क्या किया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की बात की है। कितनी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाएंगे। और उस 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक की जब बात की तो ये कितना होता है, तो ये होता है 10 खरब। अर्थात 1 ट्रिलियन की जब बात की तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने का जो हमारी संकल्पना है वह 10 खरब को लेकर के है। और इसी कारण से अलग अलग प्रकार की चीजों का आपका गठन वगैरह किया जा रहा है, जिसमें एक आपने सुना होगा कि इसका राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। किसका, राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं इसका गठन सन 1972 में किया गया था योजना आयोग के क्रम में, लेकिन नीति आयोग अब बन गया है। तो जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक का काम करती है, उसी तरीके से ये थिंक टैंक क्या होगा, ये आपके राज्य के लिए होगा जो पूरी तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन भी किया जाएगा एक थिंक टैंक के रूप में। हाल ही में किस एक विकास बोर्ड का गठन करने का सरकार का कहीं न कहीं कह सकते हो कि सरकार ने मंजूरी दी है, पर्यटन विकास बोर्ड, जल विकास बोर्ड, विद्युत विकास बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर, सरकार ने किसी एक नए बोर्ड को गठित करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की तो आप भी जानते हैं अलग अलग प्रकार की नई नई एजेंसियां बनाई जा रही हैं, और उसी क्रम में सरकार ने बोला है कि हमारे पास एक क्षमता है
पर्यटन को विकास देने का। अर्थात पर्यटन को अगर जो हम चाहें तो हम इसको भुना सकते हैं। किस एक आधार पे? आप भी जानते हैं ताज हमारे यहाँ पे है, आप भी जानते हैं भगवान कृष्ण महादेव की नगरी आपके बनारस की जब बात की तो ये यहीं पर है। अभी एक आपने रिपोर्ट भी सुना होगा, खास करके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि गोवा वाले बीच के लिए मशहूर है। वहां पे लास्ट ईयर केवल 3 करोड़ लोग गए, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी जो आध्यात्मिक परंपरा जो संस्कृति को जोड़ती है वहां पे 10 करोड़ पर्यटक आए। इसका मतलब 2 गुना 3 गुना इजाफा हुआ पर्यटन को लेकर के। क्यों? क्योंकि एक तो बनारस हमेशा चर्चा में रहता है, दूसरे अलकनंदा क्रूज हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें परिकल्पनाएं कहीं कहीं के लोगों को जड़ों को जोड़ रही हैं और इस कारण से लोग पर्यटन की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे राम के संदर्भ में राम मंदिर अयोध्या का नाम हो गया, इसी तरीके से मथुरा में आपका केशव राय का मंदिर और मथुरा की जन्मभूमि की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं और इसी कारण से सरकार पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर रही है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष की जब बात करें तो अध्यक्ष क्या होंगे? खास करके मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। इको पर्यटन टूरिज्म की जब बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष की जब बात करें तो ये सीएम स्वयं होंगे। उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे पराली बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? पराली मतलब पैरा, ठीक है। गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे फसल की बात की जाती है तो जो विभिन्न प्रकार के फसल अवशेष होते हैं कटाई के बाद, तो उन्हें लोग क्या करते हैं, खास करके किसान खेतों की सफाई करने के चक्कर में जला देते हैं। तो सरकार ने बोला चूंकि ये एक ऊर्जा की स्रोत है, आप इसको जलाइए ना, आप इन्हें हमें दे दीजिए, क्योंकि जलाने से पॉल्यूशन फैलता है। तो आप इसे आप हमें जब दे देंगे तो पहला काम क्या करेंगे, हम इससे खाद बनाएंगे और दूसरा इससे क्या करेंगे, हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल भी हम बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है बायोफ्यूल जब बनाना है तो उसके लिए कोई बड़ा प्लांट वगैरह स्थापित करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में एक पराली बायोफ्यूल प्लांट स्थापित किया गया। कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। कहां पे? गोरखपुर में इसकी स्थापना की जाएगी पराली बायोफ्यूल प्लांट का। गोंडा में क्या है? तो गोंडा में अभी आपने सुना होगा एथेनॉल फैक्ट्री, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री की जब बात करें तो ये कहां पे? तो ये गोंडा के मैजापुर में स्थापित की जा रही है। गोरखपुर में पराली बायोफ्यूल प्लांट आपका स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शुल्क को मंजूरी प्रदान की है। क्या किया है? हमारे यहाँ पे एक विशेष प्रकार के शुल्क की मंजूरी प्रदान की गई है। आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि शुल्क या फिर जल शुल्क। प्रदेश के क्रम में कौन सी एक नई शुल्क आपकी अनाउंस की गई है? अगर इसकी बात की जाए तो प्रमुखता से ध्यान रखिएगा, जब हम शुल्कों की बात करें, ठीक है, जब हम शुल्कों की बात करें तो शुल्कों के संदर्भ में ये आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, जल शुल्क या फिर कृषि शुल्क। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सरकार ने अभी जल शुल्क की मंजूरी दी है। हालांकि इसी के अलावा एक शुल्क और नोटिस किया था अंबार शुल्क को लेकर के। एक्चुअली सीन क्या होता है, जब कोई नया घर बनाता है तो नया घर बनाने के क्रम में क्या होता है, वह विभिन्न प्रकार के जो घर बनाने के मटेरियल होते हैं तो वह सड़कों से लेकर के आता है। आपने देखा भी होगा, जो सड़क होती है उसके घर के सामने उसी पे रखता है। कई बार टाली, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह आने के कारण रोड क्षतिग्रस्त हो जाता है। बाद में जब उसका घर बन जाता है तो नगर निगम को साफ सफाई करानी पड़ती है। तो इसी कारण से सरकार ने बोला अब हम अंबार शुल्क लेंगे। भाई क्यों? रोड आप खराब करते हैं तो रोड बनवाना पड़ता है आप, लेकिन ये दो नए प्रकार के शुल्क आपके अंबार शुल्क और जल शुल्क लागू हो गया है। कह रहा है हाल ही में डेनमार्क के कितने सदस्य की टीम की जब बात की तो यह दीनापुर का निरीक्षण करी है। डेनमार्क के कितने सदस्य? एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे एक योजना चल रही है नमामि गंगे नाम से। नमामि गंगे का जो पूरा एक क्रम है वह है गंगा स्वच्छता को लेकर के, कि गंगा को हम कैसे आज पूरी तरीके से स्वच्छ कर पाएं, इसको जो पुरानी अविरल धारा है वह आपको दे पाएं। तो गंगा की स्वच्छता को लेकर के नमामि गंगे नाम का एक स्कीम चलाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये डेनमार्क की 8 सदस्यीय टीम आई थी और इस 8 सदस्यीय टीम की जब बात करें तो यह कह सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे पहली बात तो गाजीपुर में गई, गाजीपुर के दीनापुर में गई जहाँ पे गंगा के पोल्यूशन लेवल को देखा। फिर बीएचयू में आई बनारस में, और बनारस में कह सकते हो कि बनारस में पोल्यूशन लेवल देखा। बीएचयू में बच्चों के साथ मिले और बच्चों की जो रूपरेखा होती है, बच्चों का जो सजेशन होता है, उनसे जो एक वार्तालाप होता है वह भी इन्होंने यहाँ पे किया था। तो खासा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाती है तो यहाँ पे कितने सदस्य आए थे? 8 नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य की जब बात की तो 7 सदस्यीय एक टीम आई थी। कहां से? डेनमार्क से। खास करके चूंकि इनकी भी संकल्पना हमारे साथ जुड़ी है कि हम गंगा नदी को क्या करेंगे, स्वच्छ करने में आपकी मदद करेंगे, तो उसके लिए यह अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में अभी 1000 साल पुरानी
सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? भगवान सूर्य की जब बात करते हैं तो भगवान सूर्य की अभी 1000 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है। यह कहाँ से? आजमगढ़ से, हमीरपुर से, सोनभद्र से या फिर आपके इटावा से? कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है? हालांकि अभी आपने सुना होगा कि आज हमारे प्रदेश के क्रम की जब बात की जाए तो हमारे ही प्रदेश में आपने सुना होगा कि 4000 साल पुराना, क्या 4000 साल पुराना जो महाभारत काल की बात की जाए तो महाभारत कालीन कह सकते हो कि हथियार प्राप्त हुए हैं। हथियार में तीर, बर्छी, तलवार, इन सब चीजों की जब बात की जाए तो ये कहाँ से? ये मैनपुरी से प्राप्त हुए थे। अभी आपने बागपत के बारे में सुना भी होगा। बागपत का एक विशेष कौन रथ की जब बात करें, ठीक है, तो बागपत से आपका रथ भी प्राप्त हुआ। खासा देखा जाए तो सोनभद्र का नाम आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि सोनभद्र में अभी विश्व का सबसे पुराना क्या हुआ है? जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, जीवाश्म की जब बात की मतलब जीवन की जो इकाई है, सेल की जब बात की तो उसके लिए जीवाश्म की जब बात की तो ये सोनभद्र में अभी प्राप्त हुआ है, जो कि विश्व का सबसे पुराना है। करीब करीब 5.5 अरब साल पुरानी की जब बात की जाए तो उस कल्पना को लेकर के क्या करा है? 1000 साल पुरानी भगवान सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहां से? तो ये ध्यान रखिएगा, हमीरपुर जिला। हमीरपुर की जब बात की, बुंदेलखंड की धरती, तो इस बुंदेलखंड की धरती में यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो हमीरपुर लोकेशन है ना, क्योंकि कन्नौज के पास पड़ता है और यहाँ पे कई सारे त्रिपक्षीय संघर्ष वगैरह भी देख मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं चोर चेल चंदेल की तो उनका संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमीर की जब बात की तो हमीरपुर में यह क्रम देखने को मिलता है। हमीरपुर हमारे यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, ये जैविक खेती के लिए चुना गया है। किसके लिए? जैविक खेती की जब बात की तो जैविक खेती के लिए चुना गया एक प्रमुख जिला हो जाता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से देख मिलता है। क्लियर? दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक नया क्रम बनाने जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार एक नया क्रम बनाने जा रही है। खासा ध्यान रखिएगा, दिल्ली एनसीआर की जब बात करें तो दिल्ली के संदर्भ में आपने सुना होगा, दिल्ली क्या है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी है। तो राजधानी में सभी लोग क्या करना चाहते हैं? बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राजधानी में रोजगार है, राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा है, राजधानी में ही आपका क्या है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पढ़ाई लिखाई है, राजधानी में बिजली है, राजधानी में परिवहन व्यवस्था है। तो राजधानी में सभी आना चाहते हैं और जितने भी सरकारी तंत्र होते हैं वो भी राजधानी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उससे सरकार का इनका एक कह सकते हो म्यूचुअल कनेक्शन बना रहता है। क्योंकि दूर रहेंगे तो फिर वहाँ से थोड़ी ना फाइल लेके दस्तखत कराने आएंगे यहाँ पे। तो इस कारण से जितने भी सरकारी तंत्र होते हैं वो भी राजधानी में रहना चाहते हैं। अब इस कारण से क्या होता है, शहरों के ऊपर दबाव बनना चालू हो जाता है। जैसे दिल्ली इतनी बड़ी है, अब उसमें कई सारे लोग बैठना चालू कर देंगे तो फिर क्या होगा? जनसंख्या का दबाव होगा, तो बाद में रोड नहीं, बस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, काफ़ी समस्या हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, इसके क्षेत्र जो होते हैं, इसके और दूर दूर जो क्षेत्र होते हैं उनको शहरी सुविधा के अनुसार डेवलप अगर जो कर दिया जाए तो लोग वहाँ बसना चालू कर देते हैं। जैसे दिल्ली के रेस्पेक्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये भी डेवलप किए गए उसी आधार पे, तो लोग यहाँ पे आना चालू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे दिल्ली एनसीआर है, अभी लखनऊ में ये कंडीशन आ रही है कि लोग लखनऊ में ज़्यादा मात्रा में बसना चालू कर दिए। तो सरकार ने बोला अब इनको क्या करना है, लखनऊ के आसपास के जो ऐसे क्षेत्र हैं उनको इसमें शामिल करते हुए डेवलप कर दिया जाए, लखनऊ जैसी सुविधा दे दी जाए, मतलब बिजली, पानी, रोजगार, आवास और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो इस क्रम में सरकार ने क्या बोला, हम इस तरीके से SCR डेवलप करेंगे, अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। क्या करेंगे? स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके एक शिक्षक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। जनरली आप भी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है वह अकेला काम नहीं करता है, वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से क्या करता है, सलाह लेता है और उसी सलाह के आधार पर ही क्या करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करता है। तो शिक्षक सलाहकार जो शिक्षा के संदर्भ में उनको थोड़ी बहुत क्या करे, सलाह वगैरह दे सके, अगर उनकी बात की जाए तो उनके नाम में किसका नाम देखने को मिल जाता है? धीरेन्द्र पाल, कुंवर मानवेंद्र, सतीश या फिर श्रीनाथ बिश्नोई, इनमें किसका नाम हो जाता है? अब सतीश महाना तो होंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं ये वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये नाम तो आपका कैंसिल हो गया। कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की तो आप भी जानते हैं ये जो विधान परिषद है उस विधान परिषद के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। दो नाम आपके कंफ्यूज कर सकते हैं, श्रीनाथ बिश्नोई या फिर धीरपाल सिंह। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धीरेन्द्र पाल सिंह की जब बात की तो यही क्या हो गए हैं, आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के जो शिक्षक सलाहकार होते हैं उसके रूप में नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 3 वर्षों में लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर के द्वारा कितने ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है?
सबसे पहली बात तो यही जानते हैं कि आज देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? तो एक आपका उत्तर प्रदेश का और एक आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरल की। जब बात करें विशेषता जानिएगा, यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है ये कुछ विशेष नोड को कनेक्ट करेगा। खास करके इसके 6 नोड आपके चयनित किए गए हैं। 6 नोड अर्थात 6 मुख्य शहर इसमें चुने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो आप भी जानते हैं, आगरा, आगरा के अलावा अलीगढ़, अलीगढ़ के अलावा झांसी, ठीक है, झांसी, पुनः इसके अलावा देखा जाए तो आपका लखनऊ, लखनऊ, फिर आपका कानपुर, ठीक है, लखनऊ कानपुर, ठीक है, आगरा, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, कानपुर। एक कौन छूट रहा है? डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड आपके चुने गए हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, झांसी है, लखनऊ है, कानपुर है। एक कौन छूट रहा है? चलिए कमेंट करके बताइए तब तक। फिलहाल तो ये जो 6 नोड हैं इनको क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और जितने भी डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं उनका यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी आपने सुना होगा प्रचंड के बारे में। प्रचंड क्या है? स्वदेशी एक कह सकते हो हेलीकॉप्टर जो कि बहुत हल्का है, काफ़ी ऊंचाई पे जाकर के वार करने में सक्षम होगा, तो वो भी आपका डेवलप किया गया। हालांकि ब्रह्मोस की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं ये रूस से सहायता प्राप्त करते हुए आज हमारे देश के संदर्भ में कह सकते हो सुपरसोनिक मिसाइल का नाम देख मिलता है, जो कि रडार से बचते हुए बड़ी तेजी से क्या करता है, निकल जाता है और कहीं न कहीं दुश्मन की जो गतिविधियां होती हैं उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे कितने ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह बनाए जाएंगे, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा 100। कितने? 100 की जब बात की तो 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाने की बात की गई थी। क्लियर? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी जिलों में बायोफ्यूल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसका? बायोफ्यूल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 45, 60, 75 या फिर आपके 56। क्लियर? इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा हाँ, याद आ गया, चित्रकूट की बात करें। बिल्कुल सही आपने कहा, चित्रकूट की जब बात करें। ठीक है, तो ये 6 कोड आपके हो जाते हैं, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़ और झांसी। क्लियर? प्लांट के संदर्भ में देखा जाए तो बायोफ्यूल प्लांट कहाँ पे आपके, मतलब कितने बायोफ्यूल प्लांट आपके स्थापित किए जाएंगे? बायोफ्यूल मतलब क्या? वही विभिन्न प्रकार के जो बायोफ्यूल होते हैं, मतलब जो जैव ईंधन बनाए जाते हैं, तो उनके प्लांट स्थापित करने की बात की गई है, ताकि हम विभिन्न लोकेशन में क्या करें, बायोफ्यूल पहले बना पाएं, पहले इनको बना पाएं। तो आज सरकार क्या करेगी, कितनी इनकी स्थापना करेगी? तो खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में 75 ऐसे बायोफ्यूल प्लांट स्थापित होंगे। सारथी रेलवे बस सेवा की जब बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे चालू किया गया है? सारथी बस सेवा, सारथी रेलवे बस सेवा। एक्चुअली हमने इसके बारे में बताया भी था कि एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा चालू की गई है। विशेषता इसमें है क्या? तो जैसे बस ना होती है तो बस में अक्सर आपने देखा होगा कि एक बोगी की बस होती है, तो ट्रेन जनरली 10 बोगी 15 बोगी आपने देखी होगी, तो इसमें ट्रेन जो होगा वो 1 या 2 बोगी का होगा। विशेषता है ये चलेगा ट्रेन के ही पहिए पर, लेकिन देखेगा बस जैसा। प्रमुख रूप से ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस लोकेशन में जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं वहां पे इसको चालू किया गया है। पहले भी चालू था लेकिन कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया था। अभी अगर देखा जाए तो फिर से इसको रीइनोवेट करते हुए चालू किया गया मथुरा और वृंदावन के बीच में। कहाँ? मथुरा और वृंदावन के बीच में इस सारथी रेलवे बस सेवा को चालू किया गया, जिसमें खास करके लोगों में पर्यटन की एक रुचि जगे, तो इस कारण से इस व्यवस्था को देखने मिलता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट बन गया है? क्या है? देश का सबसे प्रमुख एक एयरपोर्ट बन गया है उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या कराए? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका सही जवाब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि देश का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट बन गया है? लखनऊ एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनरली अभी आपने सुना होगा कि हमारे देश की जब बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट हैं वह 5 आपके यूपी में है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जब बात की जाए कहाँ कहाँ पे, तो एक आपका हो जाता है कहाँ पे, बनारस का एयरपोर्ट, बनारस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। एक लखनऊ में हो जाता है चौधरी चरण सिंह के नाम पे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक कहाँ पे पड़ता है, तो एक आपने सुना होगा लखनऊ, बनारस, और एक आपका कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
फिर अगर बात की जाए तो एक आपने सुना होगा अभी अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की बात की जा रही है, और एक आपने जेवर का नाम सुना होगा जहां पे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात की, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये प्रमुख रूप से। अच्छा, एक नाम अब और अपडेट कर लीजिएगा, नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बनने वाले समय में हो सकता हो कि उत्तर प्रदेश का, अगर ये पहले बनता है तो ये 5वां होगा, अयोध्या वाला पहले बनता है तो वह 5वां होगा। अब ये अभी डिफिजन नहीं है, इन दोनों में आपका कोई भी 5वां हो सकता है, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो लखनऊ और कानपुर की ट्रैफिक है उसको संतुलित करते हुए उन्नाव जिले में नवाबगंज नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। एयरपोर्ट जो सबसे प्रमुख बना है तो ये ध्यान रखिएगा, बनारस एयरपोर्ट। क्या है? बनारस एयरपोर्ट की जब बात करते हैं तो बनारस एयरपोर्ट इसमें प्रमुख आ जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, देश के संदर्भ में कई बार पूछा गया है कोचीन एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से चलने वाला सबसे प्रमुख एयरपोर्ट हो जाता है। किसका? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला सबसे प्रमुख एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट आपको देख मिलता है। काशी के तर्ज पर, क्या काशी के तर्ज पर किस एक स्थान पे एक क्रूज सेवा चलाने की बात की गई है? काशी के तर्ज पर, चित्रकूट में, महोबा में, बनारस में, या फिर आपके अयोध्या में। क्लियर? काशी की तर्ज पर एक क्रूज सेवा चलाई जाने की बात की गई है। क्रूज मतलब जनरली आपने देखा होगा वो पानी वाली जहाज, पानी वाली जहाज जिसमें लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी 2 मंजिला 3 मंजिला टाइप की जहाज होती है जिसमें लोग बैठते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं। मतलब उसमें पूरा विजुअल होता है, पूरी तरीके से कांच लगी होती है, तो लोग अंदर खड़े होते हैं और नदी पे चलता है और बाहर का जो पूरा दृश्य होता है वह दिखता है। तो मतलब कह सकते हो शहर के बाहर से शहर की बाहरी दृश्य को देखना, यह इसमें आपका सम्मिलित हो जाता है। काशी में आप भी जानते हैं, काशी में जो चलाया जा रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा क्रूज सेवा पहली बार हमारे यूपी में काशी में चालू किया गया। हालांकि अब इसको विस्तारित करते हुए प्रयागराज तक चलाए जाने की बात चल रही थी कि कुंभ मेला जब होगा तो उस टाइम पे प्रयाग से इसको बनारस तक कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अयोध्या में भी ऐसी एक क्रूज व्यवस्था चलाई जाएगी जिसका नाम होगा रामायण क्रूज। क्या नाम होगा? रामायण क्रूज की जब बात की तो अयोध्या को पर्यटन दृष्टि से मजबूत करने के लिए यह रामायण क्रूज अयोध्या में चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्लोबल समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कितने देशों में रोड शो करने की बात कर रही है? आप भी जानते हैं ये पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का तो आपने सुना होगा, ग्लोबल समिट नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें अलग अलग राज्यों के जो व्यापारी होते हैं वह यहाँ पे आते हैं और अपना एक इन्वेस्ट करने का प्रपोजल रखते हैं कि हमें यूपी में क्या क्या चीजें रखनी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बोला है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को क्या करेंगे, इसमें बुलाएंगे, प्रमोट करेंगे कि भैया हमारे यूपी में आइए और आप लोग इन्वेस्ट करिए। इस आधार पे हमारे यहाँ पे ग्लोबल समिट होने जा रहा है 2023 में। कब होगा? तो 2023 में जब जनवरी फरवरी का महीना होता है तो इसी जनवरी महीने में कराया जाएगा, क्योंकि जनवरी में आप भी जानते हैं NRI डे, मतलब जब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें बहुत सारे विदेश के लोग भारत में आते हैं, तो उसी क्रम में इसको आयोजित किया जाएगा जिससे विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आएँ और अपने अनुकूल वातावरण को देख करके इन्वेस्ट वगैरह करें। तो अभी सरकार ने कहा कि हमें इसको बड़े स्तर पर प्रचार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, किसी चीज को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे। तो सरकार ने कहा है कि हम अलग अलग देशों में जाकर के रोड शो वगैरह करेंगे। अब रोड शो की जब बात की तो कितने देशों में किया जाएगा? खासा ध्यान रखिएगा, 17 अलग अलग देशों में इसका रोड शो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए सरकार कितने करोड़ रुपए दिए जाने की बात कर रही है? क्या कर रही है सरकार? यहाँ पे करोड़ों रुपए देगी। किसके लिए? पंचायतों के विकास के लिए। लेकिन कितने करोड़ रुपए? क्योंकि आप भी जानते हैं पंचायतों में जो कार्य होता है वह राज्य सरकार के द्वारा जब पैसा दिया जाता है तो उसी के अनुसार, आपने सुना भी होगा, खास करके अनुच्छेद 243 की जब बात की, जिसके माध्यम से जो राज्य वित्त आयोग होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसका भी कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उसी के माध्यम से ये आपका सजेस्ट किया जाता है कि भैया पंचायतों का जब डेवलप करना है तो आपको पंचायतों को पैसा देना पड़ेगा, तभी तो पंचायतों में स्कूल हो, कीड़ाघर हो, या गांव के बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, या फिर पानी की बात हो, पुस्तकालय की बात हो, मेला जो खेल मैदान वगैरह होता है उसको डेवलप करने की बात हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के क्रम में पंचायतों के लिए जो पैसा दिया गया 400, 514, 300 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने कितना पैसा दिया तो खासा ध्यान रखिएगा, कुल मिला के लगभग 514 करोड़ रुपए सरकार ने पैसा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी निगरानी ऑनलाइन करने की घोषणा की है? क्या किया है? किसकी निगरानी ऑनलाइन करने की घोषणा की है? एक्चुअली ये मसला तब से थोड़ा मुद्दा पाया, कोरोना काल में आपने देखा था। कोरोना काल में जब देखा जाए
तो उस टाइम पे आपने देखा था बहुत सारी लाशें गंगा नदी में आ गई थी। तो सरकार की ये मान्यता है कि ये जो नदियों में विभिन्न प्रकार की लाशें वगैरह आती हैं तो ये नदियों के पॉल्यूशन को फैलाती हैं। मान लेते हैं ये मनुष्य की लाश है, लेकिन इसी तरीके से जानवरों की लाश या बहुत सारी चीज़ें, और कई बार क्या होता है कि लोग भी अपने जो घरों का ठोस कूड़ा पदार्थ होता है उसको भी नदी में डाल देते हैं, तो इससे नदी का पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। और इवन आपने देखा होगा कई बार तस्करी वगैरह, जैसे हमने एक इमेज के माध्यम से एक बार दर्शाया था कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन बिहार के दारू बंद वाले क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ये नदी में ही बुरिया में भर भर के क्या करते हैं, बिहार में दारू एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर देते हैं। तो इन्हीं सारी संकल्पनाओं को कैसे रोका जाए, तो अब इसकी देख रेख करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, खास करके कह सकते हो कि ड्रोन लगाए जाएंगे, ड्रोन कैमरों की तैनाती की जाएगी, और ये ड्रोन कैमरे जो होंगे वह ऑनलाइन कनेक्ट होंगे और इसके माध्यम से नदियों की देखरेख की जाएगी। पहली बार इसकी शुरुआत बनारस में किया गया। कहाँ पे, बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में गंगा नदी के तट पर इसकी शुरुआत पहली बार की गई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नदियों की पॉल्यूशन स्तर जो प्रदूषित होने की बात होती है तो उस प्रदूषण स्तर को चेक करने के लिए यह क्या होगा, ड्रोन कैमरे वगैरह तैनात किए जाएंगे, जिसके माध्यम से नदियों का पॉल्यूशन लेवल वगैरह चेक किया जाएगा। निम्नलिखित में से बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित क्षमा शर्मा की जब बात की तो ये यूपी की रहने वाली है। आज यूपी के संदर्भ में इनका संबंध कहां से होता है, ललितपुर, आगरा, मिर्जापुर या फिर आपके कानपुर। अब इसका जवाब क्या करना है, सीधी सी बात, अंतिम प्रश्न है तो जाहिर सी बात है इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके ही माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जो क्लासेज की पीडीएफ वगैरह होती हैं वो भी आपको एक क्रम में प्राप्त हो जाती हैं। आज का सेशन कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा। क्लास की पीडीएफ आपकी परीक्षागढ़ टेलीग्राम चैनल पे और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, इन दोनों पे ही क्या होती है, एक क्रम में प्राप्त हो जाती है। तो वहां पे जा करके क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगले संदर्भ में अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।